सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगे मरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आँखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रेंग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आँखें खोलती, ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद हैं। खिड़कियाँ दबीज़ पर्दों के पीछे सहमी छुपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चुंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिंगारियाँ सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर दोशीज़गी और पाकीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थीं तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थीं। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। उनके हुस्न का कुछ ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कि कहीं उन्हें जिन्नात ना उठा ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थीं। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी, उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट। रंगत को छोड़कर हुस्न मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मान करने वाले दांत। हाँ, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा। हाय, दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, जान को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुदसर बिगड़े दिल बछेड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी दबी जबान में अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूं चरा करने वाले को जूती से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल ना थी, नाकें कट जाने का खदशा था। और फिर दुल्हन में ऐब ही क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद। वो मगरूर है। कैसे मालूम? जबकि कोई सबूत नहीं, लेकिन हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया, मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात, रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा था। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने एक चुभता हुआ सहरा पढ़ दिया, फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए। मगर किसी ने उनके इस तंतने को संजीदगी से न लिया, मजाक ही समझते रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही उस सफ़ेदी में ऐसी घूंट डालें कि इम्तियाज ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तो फिर तुम खुद ही घूंघट उठा लो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। काले मियाँ ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाएं बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। उस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। एक दफा शादी हो जाती तो हो ही जाती। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे।
दुल्हन मैके और ससुराल के दरमियान मुअल्लक रही। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते बात मर्दों तक पहुंची। काले मियाँ से पूछगछ हुई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाती तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे खुद पेश कदमी भी करे। अजीला हौल वला कुव्वत। गौरी भी के माँ बाप अपनी इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हा ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, खर्च कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर से बीवी से उनका मिलाप करने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया था, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गोरी भी को समझाया, देखो बनो सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा लेना। इसमें कुछ भी शर्मी नहीं है, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फर्मा बरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी नजात उसका हुक्म मानने में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, सांसें भरी थीं, आंखें बोझल थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। हमसिन लड़कियों ने 20 यूं राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज ज़रूर दिन और रात मिलकर सुरमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी उस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की झुंगली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाए बाग में कूद गए। उस रात के गए वो फिर वापस ना लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सिकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। काले मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की, गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर
अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभाले लबेदम मरीज के सरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियां ने नज़ा के आलम में सिसकी भरी। गौरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियां दम तोड़ चुके थे। गौरी बी ने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और सर पर घूंघट की बजाय रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया। मुसीबत आती है तो कहकर नहीं आती। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में कदम रखा और अच्छी भली जिंदगी मुसीबत बन गई। बात यह हुई कि अगले नवंबर मैं जोधपुर से बम्बई आ रही थी। सबने कहा देखो पछताओगी मत जाओ, मगर जब चूटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है। सफ़र लंबा और रेल ज़्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के छपाके, ऊपर से तन्हाई। सारा का सारा डब्बा खाली पड़ा था, जैसे कब्रिस्तान में लंबी लंबी कब्रें हों। दिल घबराने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई। दूसरा लिया, उसमें भी वही खबरें। दिल टूट गया। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। काश मैं कब्रिस्तान में होती, बला से मुर्दे ही निकल पड़ते। बेंचों को देख देख कर जी हौल रहा है। काश कोई आ जाए, काश काश। रेल रुकी तो एकदम जैसे पटरियां टूट पड़ी। इंसान तो कम आए, बच्चे और बच्चियां ज़्यादा। बच्चे ऐसे जो कहत ज़दा गाँव से आ रहे थे कि आते ही खुराक पर पिल पड़े। दूध पीने वालों को तो खैर तैयार मामला मिल गया और वो जुट गए। बाकी के तिल मिलाने और तड़पने लगे। पोटलियाँ इस कदर बेहंगम और फजूल जगह घेरने वाली वजह से बंधी थीं कि किसी कल बैठती ही ना थी। एक संभाली तो दूसरी तैयार। मैं अलहदा पटरी पे इस जाविये पे बैठी थी कि अगर कोई गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाए। मुझे अपने जिस्म में रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कहाँ जा रही हो? बेचारी हमसफ़र ने पोटलियों की तरफ से गैर मुतमईन होते हुए भी निहायत फ़िक्रमंद होकर पूछा। जी बम्बई। और फिर उनकी तवज्जो उस वज़नी गठरी की तरफ मुनतिफ़ हो गई जो शायद बर्तनों की थी और ज़रा सी ठेस से गिरने को तैयार। कहाँ से आ रही हो? जोधपुर से। मैके जा रही हो या ससुराल? जब तक शादी ना हुई हो, जब तक जगत ही मैका है और कहीं भी नहीं। यानी मैके और ससुराल का तो सवाल ही नहीं। लिहाजा मैं ज़रा चकराई। सोचा अंदाज़न किस सूबे में शादी होने का ख़तरा है। मियाँ के पास जा रही हो? नहीं, मैं बम्बई जा रही हूँ। मैंने सोचा मौजू बदल जाता तो अच्छा होता। खामखा में कौन हमदर्दी वसूल करे। अच्छा, तो ससुराल जा रही हो? क्यों? जी नहीं, मैं बम्बई जा रही हूँ। शादी तो नहीं हुई? हाँ। वो मुतहय्यर होकर इतनी ज़ोर से उछली कि बच्चे के मुंह से दूध छूट गया और वो मजबूहा बकरी की तरह चीखा। मैंने उनका ध्यान हटाने के लिए उनकी तवज्जो बच्चे की तरफ करना चाही, मगर वो टटोल टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूसने लगी। और मैं यहाँ कुछ कह नहीं सकती कि उन्होंने मुझे किस रहम और मेहरबानी भरी आंखों से देखा। उन्हें मुझसे मोहब्बत सी आने लगी और मैं डरी कि कहीं वो मुझे चिमटा कर रो ना पड़े। मैंने उनका दिल बहलाने के लिए चने वाले को भी बुलाया, मगर वो वैसी ही उदास रही। उन्होंने दो एक दाव पेच मुझे एक अच्छा शौहर फांसने के भी बताए, जो बाद में तजर्बे से निहायत ही बेकार साबित हुए। मेरी दुआ शायद ज़रूरत से ज़्यादा कबूल हो गई, या शायद खुदा के हुजूर में मेरी दुआ कातबीन की गलती से दोबारा पेश कर दी गई कि एक मौज इंसानों की फिर आई।
इस मौज में बड़े बड़े रेशमी बुर्के और छतरियां जायद तादाद में थीं। इनके साथ गन्ने भी थे, जिनके टुकड़े नापकर इतने बड़े किए गए थे कि रेल के किसी कोने में ठीक से न रखे जा सकते थे। इनके साथ इनके बिस्तर और पुलंदे कुछ ऐसे थे जो किसी भी पटरी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज से भी न रखे जा सकते थे। इन बीवियों ने तो आते ही रेल में हलचल मचा ली। संदूक और पुलंदे घसीट कर तबाह कर दिए। पहले वाली मुसाफिरा की जिद्दी पोटलियां जो शायद ताक में थी कि औरतों और बच्चों पर गिरें, एक दूसरे पर गिरी। कहाँ जा रही हो? ये मुसाफिरा भी कुछ परेशान थी। बताया, जी बम्बई। कहाँ से आ रही हो? हालांकि अभी ठीक से बैठी भी ना थी, बुर्का फांसी लगा रहा था, मगर बताया, जोधपुर से। मैं क्या जा रही हूँ? ससुराल। काश कि मुझे मालूम होता, लेकिन चूकने का मौका ही नहीं था। जी ससुराल। मैंने इस तरह कहा कि वो हमसफर जो पहले जिरा कर चुकी हैं वो सुन न लें। क्या काम करते हैं मियाँ? मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, बेकार तो काहे को फिरते होंगे, मगर काश वो मुझे भी बता देते तो अच्छा होता। बहरहाल निखट्टू तो ना होंगे, मगर रेलवे में हैं। जी हाँ हाँ हाँ, रेलवे में है, रेलवे में। ये ठीक रहा, रेलवे का आदमी खूब रहेगा, मज़े से मुफ्त के टिकट तो मिलेंगे, हिंदुस्तान भर में घूम लो। और वैसे भी मुझे इन कमबख्तों की वर्दी कुछ पसंद है, खुसूसन वो सीटी और टोपी, लाल हरी झंडी। अच्छा हुआ जो ये बेचारी मिल गई, वरना अपने को तो कभी गार्ड बाबू वगैरह का ख्याल ही ना आया होता। कौन काम पर हैं वो रेल में? जी किसी ठीक काम पे ही होंगे। हैं? और क्या, मुझे ख्याल ही ना आया कि गार्ड बाबू की बीवी बनना तो आसान है, मगर ये तफसील तो ज़रा भारी खुराक है। फिर भी रेल में तो 1000 से ज़्यादा काम है। मैं ऐसी बौखलाई कि कुछ बनना पड़ा। सामने से एक कुली बड़ा सा बंडल, एक बिस्तर, आधी दर्जन सुराइयाँ और 2 लोटे लिए चला रहा था, और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी हैं। कुली टी कुली कुली आए, तुम्हारा मियाँ कुली है? हैरत का एक दौरा इन पर भी पड़ा। हालांकि मैं चाहती थी कि हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बात करें ताकि वो पहली वाली हमसफ़र ना सुन लें। तुम्हारा मियाँ कुली है? हाँ कुली सही, फिर तुम्हें क्या? तुम्हारा मियाँ कुली है? हाँ तो तुम क्यों जलो? तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी कुली से कर लो, 10 कुलियों से कर लो, कौन रोकता है? इतने तो सस्ते हैं कुली। कैसे हो गई तुम्हारी शादी कुली से? और मैं सोचने लगी कि कुलियों से किस तरह शादियां होती हैं। मैंने चाहा दिल से कुछ गढ़ूं किसी शादी का हाल, मगर किस कदर गैर दिलचस्प मालूम हुआ। बताओ। वो एक कुली था। अच्छा, वो रहा करता था। फिर क्या हुआ एक दिन के, काश मुझे मालूम होता, इस वक्त तो कोई किस्सा भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो ले जा रहा था सामान। किसका? एक निहायती खूबसूरत लड़की का। फिर वो लड़की आशिक हो गई। कौन लड़की? अब ये तो मालूम ही नहीं पड़ा ना कि कौन लड़की। यकीनन कोई ना कोई लड़की होगी, क्या मजाक है, कोई ना कोई लड़की होगी, बहुत खूबसूरत लड़की होगी। तो वो कुली पर आशिक क्यों हो गई? वो कुली पर अब कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसे आशिक होने की। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर। इतने में एक बहुत ही भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया, और मैं डरी कि कहीं सचमुच आशिक ना होना पड़े। अभी इंटरव्यू में जाना है, सुनते हैं इश्क में बड़ी हालत ख़राब होती है। खामखा परदेस में कहाँ आशिक होती फिरूंगी। लड़की क्या कह रही है? कौन सी लड़की? कैसा इश्क? मैं पूछती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई? मगर अचानक पहले वाली हमसफ़र बोली, इस बेचारी की शादी नहीं हुई। आखिर इसे पता चल ही गया ना, कितना कहा था मुर्दी से आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल, मगर लीजिए वो कुली भी हाथ से गया। नहीं, तब नहीं हुई थी। हुई तो क्या रेल में बैठे बैठे हो गई? काश ऐसा हो सकता। काश लोग गर्मा गर्म चाय की बजाय अमीर अमीर कमाओ शौहर बेचा करते, तो सफ़र के लिए मैं एक ज़रूर लेती, फिर देखा जाता। मैंने भी तहैया कर लिया, अब के एक मुनासिब किस्म का मियाँ ज़रूर ढूंढना चाहिए।
ठीक ही रहेगा, बला से हर नए मुसाफिर को नए नए झूठ तो ना बोलने पड़ेंगे। किसी ने पूछा, फौरन मियाँ हाजिर। अब फिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? जी जैसे आपकी मर्जी। नहीं, मतलब कब करोगी शादी? अगर अब नहीं करोगी तो अब अभी? मेरा ख्याल था अगर जंक्शन तक ठहर जाती तो अच्छा था। हैं? यही कि अगर इसमें आपकी मर्जी है तो इस नेक काम में काहे की देर? कैसा नेक काम? क्या कह रही है लड़की? मैं पूछती हूँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम क्यों नहीं कर लेती शादी? बस अब मैं काफी जल उठी। हालांकि उनका बच्चा मुसलसल दूध पी रहा था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर लिया। लगता है दिमाग भी खराब है बेचारी का। वो बच्चे को और वाज़े तौर पर सामने लाई ताकि ये ना मालूम हो कि वो सिर्फ सो रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई? कब की तुमने शादी? हमारे माँ बाप ने हमारी शादी की, हम भला खुद क्यों करते? अच्छा, बहुत खूब। यानी कि आप शादी के खिलाफ हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे माँ बाप ने शादी की, जाहिल इंसान। इसके बाद वो कुछ मुकद्दर सी हो गई और नाश्तेदान में से अमरतियाँ निकाल कर गम गलत करने लगी। या खुदा, जब तू दुआएं कबूल करने पर आता है तो यूं दुआएं कबूल करता है? ये तेरी नाचीज़ बंदी तन्हा थी, उसने दूसराहियत चाही तो तूने यूं अजाब की तरह मुसाफिर नाजिल करना शुरू कर दिए, और मुसाफिरों से ज़्यादा असबाब। वैसे हमें क्या हक है कि बेताब तेरी मसलहत में दखील हों, मगर परवरदिगार इतना तो सोचा होता कि इंसान में तूने जितनी बर्दाश्त दी है उतना ही बोझ लाद। ये नई मुसाफिरा भी कुछ खलीक मालूम होती थी और ज़रूरत से ज़्यादा रकीकुल कल्ब, कुछ नाजुक सी शायराना सी बीमारी, कुछ आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आदि। मुझे उनको देखकर बेहद प्यार आने लगा। हैदराबाद जा रही हैं आप? मैं डरी कि अगर इनकार करूंगी तो खफा हो जाएंगी। जी नहीं, बम्बई जा रही हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से आई होंगी। किस होशियारी से पुरानी बोतलों में नई दवा भर भर कर सर सहला सहला कर पिला रही थी, मगर उनका चेहरा कुछ इतना रोया हुआ था कि दिल दुखाने की हिम्मत न हुई। जी नहीं, मैं जोधपुर से आ रही हूँ। अच्छा, पढ़ती हैं वहाँ? जी नहीं, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अच्छा, मेरे चचा के साले की खाला भी वहीं रहती हैं, उनसे ज़रूर मिलिएगा। जी ज़रूर ज़रूर। मैं कहाँ इनके चचा के साले की खाला को ढूंढती फिरूं? वहाँ आपके वालिद वालिदा रहते हैं? जी नहीं, वहाँ मेरे, मैं समझ गई। अच्छा अच्छा, वहाँ आपके शौहर होंगे। लीजिए, वही घुमा फिरा कर मुर्गे की एक टांग, शौहर। कहाँ रहती हैं आप बम्बई में? बच्चे हैं आपके? लीजिए, यहाँ मैं सोच में पड़ी हूँ और वो शौहर के बाद बच्चों पर उतर आई। जी, मैं पूछ रही हूँ, बच्चे हैं आपके? मैंने प्लेटफॉर्म पर कुत्ते गिनते हुए कहा। जी, 8। 8? हाँ, आप क्यों बुरा मानती हैं? यकीन ना आए तो उतर कर गिन लीजिए। अब मैं रास्ते में कैसे उतरूं? हाँ, कभी आना हुआ मेरे चचा के साले की खाला, मगर बहन मालूम तो नहीं होता मुंह से। अरे मुंह से मालूम ही क्या होता है। अच्छा अच्छा, शादी को कितने बरस हुए? शादी को 4 साल 3 महीने और 8 बच्चे। मैं समझती थी चलो होंगे, मगर वो बहुत गमज़दा हो गई। मुझे रहम आ गया, लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया कि अब और नहीं दबूंगी, वरना वो बच्चों के बाद नवासे और पोते भी मेरे सर मंड देंगी, और फिर वो बीवियां जो मेरे हाल जार से वाकिफ़ हैं वो कहीं ऊँग ना चुटके, वरना खामखा की ले दे होगी। 8 बच्चे? हाँ हाँ, कहती तो हूँ 8। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब जिंदा हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है बहन, ये
हुए कैसे? हुए कैसे? क्या मतलब है? जैसे सारे ज़माने में होते हैं वैसे ही हुए होंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि 4 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं आप। भाई तो ऐसा हुआ कि कभी 2, कभी 3 और कभी हाय हाय वो लर्जी। और मुझे बुरा लगा कि आखिर ये कौन होती है बुरा मानने वाली। ये मेरा ज़ाती मामला है, आखिर इन्हें क्या चाहिए? कोई एक बच्चा दे, चाहे एकदम से 10। वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछले मुलाकाती जाग उठे। सुना बहन, इनके 2-2, 3-3 एक साथ हुए बच्चे। उन्होंने शिकायत की और वो घबराकर अपने बच्चे गिनने लगी। दूसरी ने कहा, क्या किस्सा है? जब सारा मामला समझा दिया गया तो तीनों बिगड़ खड़ी हुई। एक ने कहा, अभी तो कह रही थी शादी नहीं हुई और अभी 2-2, 3-3 बच्चे होने लगे। मेरी क्यों ना होती शादी, खुदा ना करे, तुम्हारी नहीं हुई होगी। बात बिगड़ने लगी। पास से एक टिकट चेकर गुजरे, या जाने कौन थे। नज़र कीजिए तो रेल का हर नौकर टिकट चेकर सा ही लगता है। मैंने झुककर उनसे वक्त पूछा। वो बताने के बाद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए चले गए। अभी तो कह रही थी अकेली जा रही हूँ और ये मेरा नवासा है। इससे पहले कि वो कोई रोमांटिक सा रिश्ता कायम करती, मैंने खुद ही अपने लिए फैसला कर लिया। है तेरा नवासा? या अल्लाह, ये आज इन लोगों को मुझसे कहाँ का बैर पड़ गया है। मेरे खानदान के हर फर्द के जिक्र पर बन बनकर चौंक रही हैं। लड़की, ये तेरा नवासा कैसे? अजी आपको क्या? बाल तो सफेद रखे थे उनके, नज़ले से हो गए होंगे। फिर मैं बिल्कुल खिड़की से बाहर झांकने लगी। खुदकुशी करने को दिल ना चाहा, चलती रेल से गिरने की प्रैक्टिस ना थी। जमीन सख्त और आसमान दूर। होने वाली बात होकर ही रहती है। जब जायद सामान तुलवा कर बिल्टी देने लगी तो क्लर्क ने कहा, आपका नाम, शौहर का नाम। चौक चौके, कैसा औंधा नाम है? ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं कि जब उसने मुझे मिसेस चौके बनाकर रसीद दी तो मैंने अपना बटवा मैं एक अदद मोटी किताब के उनके मुंह पर खींच मारा। और ये सब कुछ हुआ बस एक शौहर की खातिर।